मोहम्मद बिन कासिम फाइनली अपनी फौज लेकर देबल कराची के सबसे स्ट्रॉन्ग किले के सामने आ गए। ये ऐसा किला था जिसे फतह करना इम्पॉसिबल। तो मोहम्मद बिन कासिम ने अपने तोपों को आगे किया और दीवारों पर हमला शुरू कर और 10 दिन लगातार इन दीवारों को मारते रहे। लेकिन इतने खतरनाक हमले के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि वो दीवार बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी और उनको तोड़ना इम्पॉसिबल। एक दिन किले के अंदर से एक बंदा मोहम्मद बिन कासिम के पास और उसने कहा कि तुम कभी भी ये किला फतह नहीं कर सकते, क्योंकि तुम वो सामने वो रेड झंडा देख रहे हो, वो इतना बड़ा है कि जब हवा चलती है तो ये पूरे मंदिर को कवर करना। वो इतना ऊंचा है कि तुम्हारी कोई तोप उसे छू भी नहीं सकती। और जब तक ये झंडा खड़ा है, हमारे खुदाओं की फुल सपोर्ट हमारे साथ है और कोई भी इस सिटी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मोहम्मद बिन कासिम को एकदम समझ आ गई कि ये लोग इतने जाहिल हैं कि इतने स्ट्रॉन्ग दीवार और इतनी स्ट्रॉन्ग फौज होने के बावजूद भी ये लोग एक झंडे से अपना डिफेंस कर रहे हैं। और उसे पता चल गया कि लड़ाई के बजाय इस झंडे को गिराना है, क्योंकि जैसे ये झंडा गिरेगा लोगों का हौसला टूट जाएगा और फिर हम आसानी से ये किला फतह कर लेंगे। वो फ्लैग इतना दूर और इतना ऊंचा था कि आम तोपों की रेंज में वो आ ही नहीं रहा था। तो मोहम्मद बिन कासिम ने एकदम हुक्म दिया कि दुल्हन को ले आओ। नहीं 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 नहीं, ये वाली दुल्हन नहीं, बल्कि ये वाली दुल्हन, उस जमाने की सबसे खतरनाक कैटापल्ट तोप, जिसकी हाइट 15 मीटर थी और उसे 500 बंदे चलाते थे। पूरी मुसलमान सुपर पावर ने इसका नाम रखा था दुल्हन, क्योंकि ये उस वक्त की दुनिया की सबसे खूबसूरत मशीन थी और इसे बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाया गया था। और ये इतना खतरनाक कैटापल्ट था कि 50 किलो का पत्थर ये 300 मीटर तक फेंक सकता था और वो झंडा इसकी रेंज में बड़ी आसानी से आ रहा था। तो मोहम्मद बिन कासिम ने उसे आगे किया और बाकी सारे किले को छोड़कर उसी फ्लैग पर हमला शुरू कर दिया। पहला गोला सीधा गया और उसने अपने टारगेट को मिस कर दिया। तो उन्होंने फिर निशाना लगाया, लेकिन वो भी मिस हो गया। इतने में मोहम्मद बिन कासिम को एक लेटर मिला जो उसके चचा ने लिखा था। उसका चचा पूरे मुसलमानों की एम्पायर का आर्मी चीफ था और सारे ईस्ट का गवर्नर था, जिसका नाम था हज्जाज बिन यूसुफ। तो जैसे ही मोहम्मद बिन कासिम को ये लेटर मिला, उसने जल्दी खोला। उसमें हज्जाज की तरफ से इंस्ट्रक्शंस थे कि तोप का एंगल थोड़ा सा चेंज करके फायर कर। तो मोहम्मद बिन कासिम ने तोप को वैसे ही रेडी करके फायर करते वो गोला सीधा जाकर उस फ्लैग पर लगा और वो इतना बड़ा फ्लैग एक ही शॉट में नीचे गिरी और झंडा गिरते ही पूरे शहर में खौफ फैल गया और लोगों को समझ आ गई कि उनकी वो सीक्रेट पावर अब खत्म हो गई है। तो मोहम्मद बिन कासिम ने आसानी से गेट्स खोलकर वहाँ इंटर हुआ। जैसे ही लोगों ने देखा तो वो हैरान हो गए, इतनी बड़ी फौज का लीडर ये यंग सा लड़का है, ये है कौन? असल में मुसलमानों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लीडरशिप में पूरे अरब को फतह कर लिया था और हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में मुसलमानों ने रोमन और पर्शियन एम्पायर दोनों को फतह कर लिया। लेकिन इसके बाद मुसलमानों में एक सिविल वॉर स्टार्ट। ये सिविल वॉर बनु उमय्या अपने सबसे वफादार और सबसे जालिम जनरल हज्जाज बिन यूसुफ की वजह से जीत गई और पूरे एम्पायर पर बनु उमय्या का कंट्रोल आ गया और इसी वजह से उन्होंने हज्जाज बिन यूसुफ को पूरे ईस्ट का गवर्नर बना दिया। अब मुसलमानों की एम्पायर इंडिया से लेकर स्पेन के बॉर्डर तक फैल चुकी थी। इसी तरह एक दिन हज्जाज बिन यूसुफ के पास कुछ लोग आए। उन्होंने कहा कि हम श्रीलंका से एक बहुत बड़ी शिप लेके आ रहे थे। रास्ते में हम जब सिंध पहुंचे, वहाँ पायरेट्स ने हमारी कश्तियां लूट ली और हमारी औरतों को किडनैप कर लिया। हम किसी तरह वहाँ से जान बचा के आपके पास आए हैं। ये सुनकर हज्जाज बिन यूसुफ को बहुत ज्यादा गुस्सा आया, क्योंकि ये सिर्फ एक दफा नहीं था, बल्कि बहुत अरसे से रास्ते में उनके शिप्स को लूटते थे। तो हज्जाज ने सोचा कि अगर हमने इनको ठिकाने नहीं लगाया तो ये हमारे ट्रेड को भी खराब करेंगे और हमारे इतने बड़े सुपर पावर की इज्जत को भी खराब करेंगे। तो उसने सबसे पहले एक खत लिखा सिंध के बादशाह को, जिसका नाम था राजा दाहिर, कि ये पायरेट्स हमारे हवाले करो। राजा दाहिर ने कहा, ये खुद ब खुद लूट मार कर रहे होते और मेरा इस पे कोई कंट्रोल नहीं। हज्जाज बिन यूसुफ को समझ आ गई कि अगर इन पायरेट्स को खत्म करना है तो हमें सिंध पर हमला करना हो। तो उसने मुसलमानों के बादशाह वलीद से इजाजत मांगने के लिए एक लेटर लिखा कि हमें इजाजत दे, हम सिंध पर हमला करके इन लुटेरों को खत्म कर दें। लेकिन वलीद ने बिल्कुल इनकार कर दिया
क्योंकि जिस टाइम वो सिंध पर हमला करने की इजाजत मांग रहा था, ठीक इसी टाइम मुसलमान वहाँ स्पेन पर हमला कर रहे कि मैं किसी सूरत भी अपनी इतनी कीमती फौज और इतना ज्यादा पैसा इस मामूली से सिंध में जाया करने के लिए तैयार नहीं। तो हज्जाज ने उसे कन्विंस करने के लिए एक प्लान बना। उसने कहा कि आप सिर्फ मुझे इजाजत दें, मैं इस एम्पायर से 1 रुपए भी नहीं मांगूंगा, सारा पैसा मैं अपने आप से खर्च करूंगा और इस एम्पायर को मैं प्रॉफिट दूंगा, लेकिन अगर हम हार गए तो ये सारा लॉस मैं खुद बर्दाश्त करूंगा। तो मुसलमानों का बादशाह ये शर्त मान गया और हज्जाज ने बजाय इसके कि वो एक बड़ी आर्मी भेजता, उसने एक छोटी सी फौज को तैयार किया और उसे सिंध पर जाने के लिए रेडी और उसके लिए एक बेहतरीन स्ट्रेटजी बना। अब हज्जाज को ऐसा बंदा चाहिए था जो उसका वफादार भी हो और एज इट इज उसके प्लान को कामयाब भी करे। तो उसने अपने ही एक यंग भतीजे को इस फौज का कमांडर बना दिया, जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम बहुत ही बहादुर और ज़हीन जनरल था, जिसको बहुत ही छोटी उम्र में एक इलाके का गवर्नर बना दिया गया था और उसने बेहतरीन तरीके से उसे कंट्रोल किया था। तो हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम को 6000 की फौज देकर उसे सिंध पर हमला करने के लिए रेडी किया, लेकिन हज्जाज को पता था कि रास्ते में डेजर्ट है और वहाँ से गुजरना बहुत ही मुश्किल है। तो उसने इस फौज को घोड़े से लेकर सुई धागे तक सारी चीजें दी और उसके साथ साथ खाना पहले से पका हुआ इनको दिया ताकि इनको रास्ते में कुछ पकाना ना पड़े। और एक तरफ इस फौज को जमीनी रास्ते से और दूसरी तरफ बड़े बड़े वेपन्स को शिप्स में भर के समंदर के रास्ते सिंध पर हमला करने के लिए भेज दिया। मोहम्मद बिन कासिम अपनी फौज को लेकर इराक से ईरान और फिर बलूचिस्तान पहुंच गया, जहां पहले से ही मुसलमानों की हुकूमत थी। मोहम्मद बिन कासिम बलूचिस्तान पहुंचकर वहां रुक गया और अपने शिप्स का इंतजार करने लगा। हज्जाज इस फौज की हर मिनट की खबर को सुनना चाहता था, तो उसने इराक से लेकर सिंध तक हर 20 किलोमीटर पर स्टेशन बनाए। हर स्टेशन पर घोड़े दिन रात रेडी रहते थे। जैसे ही फौज लेटर लिखती थी तो घोड़े उसे फुल स्पीड स्टेशन पहुंचाते थे और उस स्टेशन से एक दूसरा घोड़ा उसे फुल स्पीड अगले स्टेशन तक पहुंचाता। और इसी तरह ये लेटर सिंध से इराक 2500 किलोमीटर का सफर सिर्फ 7 दिन में पूरा करता। ये इतना नेक्स्ट लेवल सिस्टम था कि जिस दिन मोहम्मद बिन कासिम की फौज देबल कराची पहुंची, ठीक उसी दिन सारे शिप्स भी कराची पहुंच गए। हज्जाज बिन यूसुफ इराक में बैठकर सिंध की जंग को लाइव कंट्रोल कर रहा। मोहम्मद बिन कासिम हर तीसरे दिन हज्जाज को लेटर भेजता था और इस लेटर में फौज की एग्जैक्ट लोकेशन, उस इलाके का मौसम और दुश्मन की हर मूवमेंट को लिखा होता था। मतलब पूरा मैप भेजा जाता था। हज्जाज इराक में बैठकर मैप्स की मदद से बताता था कि किस दीवार पर कैसे हमला करना है और तोप का एंगल क्या रखना है। इसी तरह देबल कराची का वो इतना बड़ा फ्लैग जब नहीं गिर रहा था तो इसी टाइम हज्जाज बिन यूसुफ ने इंस्ट्रक्शंस भेजी और उस इंस्ट्रक्शंस में क्लियरली लिखा हुआ था कि तोप का एंगल चेंज करो और एक बार फिर मारो। तो जैसे ही मोहम्मद बिन कासिम ने तोप का एंगल चेंज किया और फायर किया तो वो गोला सीधा जाकर उस फ्लैग पर लगा और वो इतना बड़ा फ्लैग एक ही शॉट में नीचे गिर गया, जिसकी वजह से वहां पे लोगों का हौसला टूट गया और फिर मोहम्मद बिन कासिम ने बड़ी आसानी से देबल कराची को फतह कर लिया और फतह करते ही वहां इंटर हो गया। अब यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम 17 साल का था, लेकिन कुछ और लोग कहते हैं कि वो कैसे 17 साल का हो सकता है, क्योंकि इससे बहुत साल पहले उसने एक इलाके पे हमला किया और वो वहां का गवर्नर बन गया। लेकिन जो भी हो, मोहम्मद बिन कासिम एक यंग लड़का था और इतनी बड़ी फौज का लीडर था। अब जब देबल कराची फतह हो तो मोहम्मद बिन कासिम यहां से राजा दाहिर की तरफ रवाना हुआ और रास्ते में बहुत से बड़े बड़े किले खुद मोहम्मद बिन कासिम के सामने सरेंडर करने लगे। मोहम्मद बिन कासिम की स्पीड देखकर राजा दाहिर ने अपनी फौज को भी रेडी किया और फाइनली ये दोनों फौजें एक दूसरे के सामने आ गई। लेकिन ये लड़ नहीं सकते थे क्योंकि दरमियान में सबसे बड़ा रिवर इंडस रिवर था। मोहम्मद बिन कासिम को पता था कि अगर मैंने ये रिवर जल्दी क्रॉस नहीं किया तो राजा दाहिर के लिए पीछे से और फौज आ जाएगी और फिर उसे हराना इम्पॉसिबल हो जाएगा। बजाय इसके कि वो सामान का इंतजार करता, उसने वहां एक प्लान बनाया। वहां इर्द गिर्द जितनी भी कश्तियां थी उसने सबको जमा किया और फिर उन सारी कश्तियों को रस्सियों से ज्वाइन कर लिया। उन सब कश्तियों के ऊपर लकड़ी के तख्ते लगाए और ऐसे ही वो एक पुल की तरह बन गया। लेकिन अब भी वो उस रिवर को क्रॉस नहीं कर सकते थे, क्योंकि जैसे ही वो सामने आते तो राजा दाहिर की फौज उन पे तीर बरसा। मोहम्मद बिन कासिम ने अपने फौज के ग्रुप को कश्तियों के सामने बिठाया और उसे पानी में छोड़ दिया। जैसे ही वो दूसरे साइड पहुंचे, उन्होंने कश्तियों के इस पुल को
دوسرے سائڈ پہ کریکٹ کر لیا اور اب یہ ایک بہت اسٹرانگ پل بن گیا. اسی طرح اس پوری فوج نے یہ اتنا بڑا ریور کراس کر لیا اور یہاں پہ یہ دونوں فوجیں آمنے سامنے آ گئی. ایک طرف راجہ داہر کی 20,000 کی فوج اور دوسری طرف محمد بن قاسم کی 15,000 کی فوج. راجہ داہر نے اپنی فوج کے سامنے بڑے بڑے ہاتھی کھڑے کیے اور خود ایک بہت بڑے ہاتھی پر بیٹھا ہوا تھا. مسلمانوں کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج تھا کیونکہ اس سے پہلے جو فوج ہاری تھی وہ انہی ہاتھیوں کی وجہ سے ہاری تھی. کیونکہ جب عربی گھوڑوں نے اتنے بڑے ہاتھی دیکھے تھے وہ ڈر گئے تھے اور ادھر ادھر بھاگنے لگے تھے اور پھر انہی ہاتھیوں نے انہیں کچل دیا تھا. لیکن اب محمد بن قاسم نے ان ہاتھیوں سے لڑنے کے لیے ایک نئی اسٹریٹجی بنائی. جیسے ہی ہاتھیوں نے حملہ کیا محمد بن قاسم نے آرڈر کیا کہ اپنے تیروں کو آگ لگاؤ اور چاروں طرف سے ہاتھیوں پہ حملہ کرو. گھوڑوں نے ہاتھیوں کے چاروں طرف سے انہیں آگ والی تیروں سے مارنا شروع کیا. جب ہاتھیوں نے یہ آگ والی تیریں دیکھی تو وہ ڈر کے بھاگنے لگے اور اسی طرح دونوں فوجیں اپنی پوزیشنز پر واپس چلی. پھر اگلے دن راجہ داہر نے اپنی پوری فوج کے ساتھ حملہ کر دی. اس بار مسلمانوں کے بہت سے کمانڈرز مارے گئے اور وہ پیچھے ہٹنے لگے. اچانک ایک تیر راجہ داہر کے ہاتھی پر لگا اور وہ اس آگ والے تیر کو دیکھ کر پانی کی طرف بھاگنا شروع. اسی وجہ سے راجہ داہر کی پوری فوج کو لگا کہ ہمارا راجہ بھاگ گیا ہے اور اسی وجہ سے کافی فوج وہاں سے واپس چلی گئی. جب راجہ داہر کو اس سب کا پتہ لگا تو بجائے بھاگنے کے اس نے کہا کہ میں سندھ کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں. یہ کہتے ہی وہ سامنے آ کر لڑنے لگا. اتنے میں ایک مسلمان فوجی نے اس پہ حملہ کیا اور اسے مار دیا. یہاں سے محمد بن قاسم ڈائریکٹ قلعے کی طرف. جیسے ہی راجہ داہر کی بیگم کو پتا چلا کہ وہ مر گیا ہے تو اس نے سب عورتوں کو جمع کیا, آخری ملاقاتیں کی, پھر سب تیزی سے ایک بہت بڑی آگ کی طرف جانے لگے اور اسی آگ میں جا کر انہوں نے جوہر کر لیا. یہ ہندوؤں کی ایک رسم تھی. جب وہ ہارنے والے ہوتے تھے تو ان کی ساری عورتیں اپنے آپ کو جلا دیتی. کہا جاتا ہے کہ یہ بیوی اصل میں راجہ داہر کی بہن تھی جس سے راجہ داہر نے شادی کی تھی اور اسی وجہ سے بہت سے ہندو راجہ داہر کے خلاف تھے کیونکہ ہندو مذہب میں بہن سے شادی کرنا جائز نہیں ہے. اور راجہ داہر کو کسی نے بتایا تھا کہ اگر تمہاری بہن کی شادی کسی اور سے ہوئی تو سندھ 2 ٹکڑوں میں بٹے. تو اس نے سندھ کو بچانے کے لیے اپنی ہی بہن سے شادی کی تھی. لیکن یہ شادی صرف ایک رسمی شادی تھی. لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. محمد بن قاسم آگے بڑھتا گیا اور پورا علاقہ فتح ہو. اب جب محمد بن قاسم سندھ کا گورنر بن گیا تو اس نے ایک اعلان کروایا کہ ہم کچھ بھی چینج نہیں کریں گے, جو جیسا چل رہا ہے ویسا ہی چلے گا. ہم صرف آپ سے جزیہ لیں گے اور اس جزیہ ٹیکس کے بدلے ہم آپ کی پروٹیکشن کریں گے. سب لوگوں کو اپنا ریلیجن پریکٹس کرنے کی پوری آزادی ہوگی. سارے پرانے آفیسرز اپنے ہی پوزیشنز پر ہوں گے کیونکہ وہ یہاں کے سسٹم کو بہتر سمجھتے ہیں. اور اسی قلعے کے پاس اس نے ایک نئی سٹی بنائی جس کا نام تھا منصورہ, جو سندھ کا پہلا اسلامک کیپٹل بنا. اب ایک طرف مسلمان انڈیا کے بارڈر پر تھے اور دوسری طرف وہ فرانس کے بارڈر تک پہنچ گئے تھے. لیکن اسی ٹائم مسلمانوں کا بادشاہ فوت ہو گیا اور اس کا بھائی نیا بادشاہ بن گیا. اس نے سب سے پہلے ان ساری گورنرز کو واپس بلایا جو اس کے بھائی کے ساتھ وفادار تھے اور ان کو جیلوں میں ڈال دیا کیونکہ اس کا بھائی اپنے بیٹے کو نیا بادشاہ بنانا چاہتا تھا اور ان سارے گورنرز نے اسے سپورٹ کیا تھا. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ صرف 3 سال گورنر رہنے کے بعد محمد بن قاسم کو بادشاہ نے واپس بلایا اور اسے جیل میں ڈالا. کہا جاتا ہے کہ اسی جیل میں اسے ٹارچر کر کے مار دیا. مسلمان اگلے 300 سال صرف سندھ تک ہی رہے, لیکن پھر افغانستان میں ایک نیا سلطان آیا جس نے ایک نئی سٹی بنائی, غزنی. یہ اس زمانے کی ایسی سٹی تھی جس طرح آج نیو یارک یا لنڈن. پوری دنیا سے اس سٹی میں لوگ ریسرچ کرنے کے لیے آتے تھے. اس نئے مسلمان سلطان نے پہلی بار سندھ سے آگے بڑھ کر انڈیا پر حملہ کیا جس کا نام تھا سلطان محمود غزنوی.